जब होती है हर तरफ से मिसाइलों की बौछार, जब समंदर की लहरों पर गूंजता है जंगी जहाजों का शोर, जब आसमान में लिखी जा रही हो विनाश की इबारत, जब हर पल मौत के साए में जी रही हो जिंदगियां, तब होता है महायुद्ध। और इस जंग का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे कमांड सेंटर में। बात होगी जंग की इनसाइड स्टोरी की, जिक्र होगा तबाही मचाने वाले हथियारों का। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ गौरव शुक्ला। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है कमांड सेंटर में मेजर गौरव आर्या जी। जी हां, जंग के 33 दिन हो चुके हैं और इस बीच ना तो दावों का सिलसिला खत्म हुआ, न मिसाइलों का और ना ही बातचीत वाले ट्रंप कार्ड का। लेकिन इन 33 दिनों में दुनिया बदल चुकी है और तेल से लेकर पैसे के खेल तक सब कुछ बातें हो रही हैं। आज के कमांड सेंटर में इन सब का जिक्र होगा, लेकिन शुरुआत हर रोज की तरह करने जा रहे हैं 4 बड़ी खबरों के साथ, जिनके ऊपर आज हम संपूर्ण इन डेप्थ विश्लेषण करेंगे मेजर गौरव आर्या के साथ। तो एक एक करके आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला ग्राफिक और पहली बड़ी खबर जिसके ऊपर आज बात होगी। आज बात होगी ट्रंप के ऊपर। लगातार पूरी दुनिया इस समय देख रही है अमेरिका की तरफ कि उनका अगला कदम क्या होगा। तो पहला आज का बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर बात हम करने जा रहे हैं वो होगा कि एक ट्रंप का ट्रिक है कोई, या फिर कुछ नॉकआउट प्लान के ऊपर इस समय फोकस कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। दिन की दूसरी बड़ी खबर आएगी मेजर गौरव आर्या, दूसरी बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे। आपको लग रहा है कि ट्रंप ट्रिक या फिर नॉकआउट, कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है? मुझे लगता है कि दोनों का एक मिश्रण होगा, इसमें ट्रिक भी होगी और इसमें नॉकआउट की भी कोशिश होगी। गौरव, चलिए दूसरा बड़ा एजेंडा जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और अब बात होगी हफ्ता वसूली की। देखिए आज आपको समझाएंगे किस तरह से हफ्ता वसूली की इस समय कोशिश की जा रही है ईरान की तरफ से, और ये हफ्ता वसूली किन दो द्वीप के बीच में से करवाने की कोशिश है। सड़क पर जाते हैं आप तो वहां पर टोल देने के लिए नाके बने होते हैं, तो उनमें से बीच से गाड़ी को लेकर जाना पड़ता है, तो वैसी कोई कोशिश है हफ्ता वसूली कहें से। बिल्कुल, टोल टैक्स तो बड़ा जायज होता है, लीगल होता है, ये कुछ लीगल नहीं है। नहीं साहब, एक इसके अलावा एक और बात है गौरव, बहुत जी। बड़ी बात यह है कि इनका कोई अधिकार नहीं है टोल टैक्स लेने का या किसी भी प्रकार का पैसा लेने का, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का नहीं है, वो हर एक देश का है जिसका शोर लाइन, जिसकी कोस्ट लाइन हॉर्मुज से मिलती है। लेकिन ईरान ने बोला है कि नहीं, हमारे पास ड्रोन है, हमारे पास मिसाइल हैं, हमारे पास सबसे बड़ी सेना है, लिहाजा हॉर्मुज हमारा है। चलिए तीसरी बड़ी खबर जिसके ऊपर आज बात करेंगे, और तीसरी बड़ी खबर और पाकिस्तान का हम बात जिक्र करेंगे। सीक्रेट प्लान के ऊपर बात है, और सवाल यह है कि शरीफ का कोई सीक्रेट गेम है, पाकिस्तान का कोई भी सीक्रेट गेम हो सकता है? नहीं, हो सकता है कि मांगने का तरीका बदल गया हो। इनका कोई सीक्रेट गेम नहीं है, अमेरिकन के प्यादे हैं ये। इन्होंने अभी मीटिंग करवाई थी, जब आपने दिखाया था कि स्लिप हो गए वो जी, उसके बारे में भी बातचीत होगी आगे चल के जी। कोई सीक्रेट प्लान नहीं है, अमेरिका की दी हुई स्क्रिप्ट पे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ चल रहे हैं। चलिए इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, लेकिन चौथा बड़ा एजेंडा, चौथी बड़ी खबर आज के दिन की होगी, और जिक्र होगा चीन का सीक्रेट प्लान का। हम चीन की नजर से भी बात करेंगे। चीन की चुप्पी, या कहिए कि उस तरीके से खुलकर इन चीजों के ऊपर बात ना करना, कोई प्लान नजर आ रहा है आपको? सीक्रेट प्लान, यस, इसमें मैं आपसे अग्री करूंगा बिल्कुल जी गौरव, इसमें चीन का प्लान है और इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। चीन आज की नहीं, चीन 5 साल 10 साल के बाद की सोच रहा है, और इस जंग का असर भी कहा जा रहा है कि 5 साल 10 साल 20 साल तक भी हमें नजर आ सकता है। लेकिन चलिए इन सभी खबरों के ऊपर बात होगी, तफसील से आपको समझाएंगे, इन डेप्थ आज मेजर गौरव आर्या से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ एक आगाज करने जा रहे हैं, और बड़ी खबर पीस टॉक के साथ जुड़ी हुई है। और बड़ी खबर इस समय यह है कि ट्रंप की पीस टॉक की डेडलाइन के बीच इजराइल ने ईरान के इस्फहान में बहुत बड़ा अटैक कर दिया है। जहां इस्फहान में ईरान का मिलिट्री एयर बेस है और उसके साथ ही न्यूक्लियर साइट भी है। इस्फहान पर इजराइल ने दूसरी बार यह हमला किया है। एक तरफ पीस टॉक का जिक्र है, 30 दिन का ऑफर है, 10 दिन 5 दिन, जो मैंने कहा कि 33 दिन में दुनिया किस तरीके से बदली है। तो ये दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने हैं। 26 मार्च को पहला अटैक किया गया था, 2 दिन बाद एक बार फिर से टारगेट किया गया है।
और इस जगह को टारगेट करना अपने आप में आप कहिए कि एक बड़ा संकेत है कि युद्ध उस नजर से देखा जा रहा है, युद्ध उस तरीके से इजराइल लड़ रहा है कि आप पीस टॉक कीजिए, ट्रंप कुछ भी कहें, हमारी तरफ से जब तक बिल्कुल फाइनल बात नहीं होती ये सब कुछ जारी रहेगा। तो ये समझा जाए कि ये वाले हमले बता रहे हैं कि जंग इजराइल एक अलग बिल्कुल अपने दिमाग से लड़ रहा है, अमेरिका एक अलग रणनीति से लड़ रहा है। बिल्कुल यही बात है। इजराइल के टारगेट कुछ और हैं, डोनाल्ड ट्रंप के टारगेट कुछ और हैं, ईरान के टारगेट कुछ और है। और कम से कम हम ये मान के चल सकते हैं गौरव जी कि अगर दो पार्टनर हैं अमेरिका और इजराइल, उनके दोनों के टारगेट, दोनों का नजरिया, दोनों का जंग करने का तरीका और उससे जंग से नतीजा क्या चाहते हैं, ये सब अलग है, सब मुख्तलिफ है। मैं लेकिन इस बीच छोटी सी जाननी चाह रहा हूं कि वाकई ही इजराइल और अमेरिका एक इकट्ठी रणनीति के ऊपर भी काम करते हो सकते हैं कि आप बोलिए पीस टॉक, मैं करूंगा अटैक, आप बोलिए सीज फायर, मैं करूंगा अटैक। नहीं बिल्कुल ये तो है ही जी। ये तो आज से नहीं है, ये तो अमेरिका खुद ही कर रहा है बिना इजराइल के। जी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि मैंने 15 पॉइंट का प्रोग्राम दिया था ईरान को, और ईरान कह रहा है कि ठीक है साहब, ज्यादातर हमें कबूल है, ज्यादातर हमें कबूल है, मानते हैं एक दो चीजें हैं जो बात कर लेंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि तुम्हारे डीसैलिनेशन प्लांट उड़ा दूंगा, तुम्हारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, और अगर मुझे खड़ग आइलैंड नहीं मिला तो मैं खड़ग आइलैंड को भी उड़ा दूंगा। इसका क्या कारण है? आप सोचिए गौरव, ये कितनी अजीब बात है कि एक तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि साहब 15 पॉइंट जो हमने डिमांड करी थी ईरान से, ईरान लगभग मान चुका है। ईरान कह रहा है कोई बात नहीं, हम अग्री करते हैं आपसे, नो प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ वो कह रहा है कि बर्बाद कर दूंगा। ये इसकी कथनी और करनी में फर्क है गौरव। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता तीसरी चीज है। ये सोचने वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं इसको घातक भी बना रही है। यही एक बड़ी वजह है कि दुनिया इस समय उनके बयानों के आजू बाजू भी घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख करेंगे। ट्रंप डेडलाइन देते हैं, ट्रंप की डेडलाइन का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन ईरान उसे नकार देता है और इजराइल तेहरान पर हमला कर देता है। देखिए, समझिए किस तरीके से पूरी दुनिया इस समय इस जंग को देख रही है और जंग के बीच हो क्या रहा है। सवाल है कि इस जंग का कमांड सेंटर है कहां पर? आखिर इस जंग का कौन सूत्रधार है या कौन भड़का रहा है और कौन कंट्रोल कर रहा है? आज हम ईरान में, इस्फहान और इजराइल में हाइफा पर हुए हमले के साथ ही ट्रंप के दावों का भी पूरा विश्लेषण करेंगे। ट्रंप ट्रिक खेल रहे हैं या नॉकआउट की तैयारी है? एक तरफ व्हाइट हाउस में जश्न, दूसरी तरफ हॉर्मुज़ में आग। सच क्या है? ट्रंप का दावा है कि ईरान की नेवी लगभग खत्म हो चुकी है। यूएस ने 150 से ज्यादा जहाज डुबो दिए हैं। ईरान के आसमान पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां 70% तक तबाह हो चुकी हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? ट्रंप कितना सच बोल रहे हैं? हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी ईरान के माइन से भरा हुआ है। शिपिंग लगभग ठप है। इजराइल और गल्फ पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक अब भी जारी है। इजराइल की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी हाइफा पर ईरान के अटैक के पीछे मकसद क्या है? आखिर इजराइल ने फिर ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने वाले शहर इस्फहान को क्यों निशाना बनाया? ट्रंप लगातार ईरान पर पीस टॉक का दबाव बना रहे हैं, लेकिन ईरान ने एक बार फिर ट्रंप के ऑफर को सिरे से ठुकरा दिया। तो सवाल उठता है कि क्या ट्रंप जल्दी जीत का दावा दिखाकर कोई सीक्रेट गेम वॉर प्लान कर रहे हैं या ईरान को नॉकआउट करने के लिए कोई ठोस पॉइंट की तलाश कर रहे हैं? ये ट्रंप का ट्रिक है या फिर नॉकआउट है? शुरुआत में मैंने बात की थी मेजर गौरव आर्य के साथ और वे कह रहे थे कि ये तो मिक्सचर हो सकता है। मिक्सचर मुझे समझाइए थोड़ा सा, किस तरह से, कौन सा ट्रिक है, कौन सा नॉकआउट की तरफ बढ़ता हुआ ट्रिक आपको नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, एक तरफ तो देखिए गौरव, साफ सीधी बात है, डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमने 15 सूत्री प्रोग्राम दिया है ईरान को कि आ जाओ हमसे बातचीत करो। जी, पहली चीज। ठीक। दूसरी चीज वो कहते हैं कि ईरान माना नहीं माना कोई बात नहीं, हम आगे बात करेंगे और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। ये दूसरी ट्रिक है। तीसरी ट्रिक ये है कि नहीं, अब लोग मिल रहे हैं, लोग बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान बीच में पड़ गया है, पाकिस्तान हमारा पैगाम ले जा रहा है और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बस कुछ दिनों की बात है। ये तीसरी ट्रिक है जी। लेकिन वहां पे काम कुछ और चल रहा है। अभी आपने ब्रेक करी न्यूज, इस्फहान पे बम मार दिया। इस्फहान में वहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटी है, बहुत एक बड़ा मिलिट्री बेस है ईरान का, उसको तबाह कर दिया है। तो एक तरफ ट्रंप कह रहा है शांति वार्ता करो, बातचीत से हल निकालो, दूसरी तरफ ट्रंप कहता है कि लो अब आई मेरी मिसाइल। ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं गौरव, दोनों बातें। ये है ट्रंप की ट्रिक और ट्रंप का अटैक।
चलिए इसके ऊपर बात आगे भी करेंगे, लेकिन ईरान ने दूसरी बार इजराइल के हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला किया। लेकिन इस बीच ट्रंप दावा करते हैं कि उसने तो बहुत नुकसान पहुंचा दिया। हमला किया रिफाइनरी के ऊपर। इस बार दो फ्रंट, लेबनान और ईरान से हाइफा में बजान तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। सवाल है कि ईरान का यह हमला क्या बताता है कि क्या इजराइल या यूएस ने ईरान की ताकत को कम आंका है। हाइफा रिफाइनरी इजराइल की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। यह आपके सामने मैप आ गया, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं, हमारे पास वॉल पर भी आएगा। इससे आधे देश की तेल जरूरतें पूरी होती हैं। इस जगह इजराइल का मिलिट्री और कमर्शियल हब भी है। और इस अटैक को किस नजर से देखा जाए, एक बार आ चुका है मैप, देखिए पूरे धरती के मैप के ऊपर पहले इजराइल और उसके बाद देखिए हाइफा आ चुका है, जो हम कह रहे हैं कि किस तरह से अटैक किया जा रहा है और किस तरह से बजान तेल रिफाइनरी को भी टारगेट किया गया। मेजर गौरव आर्या, नहीं, यहां पे इनको एक बात पता है कि सबसे बड़ी रिफाइनरी है इजराइल की। जी। इनको पता है कि इजराइल की इकोनॉमी काफी हद तक टेक्नोलॉजी से तो चलती है, डिफेंस से तो चलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से भी चलती है, लेकिन तेल और एनर्जी से भी चलती है। तो यहां पे मारो, जैसा मैंने पहले बोला, इकोनॉमिक वॉर। यही चीज डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ कर रहा है, वही चीज डोनाल्ड ट्रंप बाकी देशों के साथ कर रहा है कि तुम मुझे पैसा दो। आपको पता ही होगा, अब सारे देशों से कह रहा है कि तुम मुझे पैसा दो, मुझे लड़ाई लड़नी है। और वही चीज ईरान जो है वो इजराइल के साथ कर रहा है। बिल्कुल वही करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से अटैक किया गया, वो बहुत कुछ संकेत भी साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। मैं बात इस्फहान की करूंगा। इस शहर के ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत चर्चा में है। इस्फहान पर दूसरी बार इजराइल ने अटैक किया है और इस्फहान में टारगेट किया गया और 907 किलोग्राम के बंकर बस्टर बम गिरा दिए गए। सवाल है कि इजराइल बार बार इस्फहान को ही क्यों टारगेट कर रहा है। इस्फहान में ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ ही मिलिट्री एयर बेस भी है। मेजर गौरव आर्या, आप जिक्र कर रहे थे कि सबसे ज्यादा टारगेट करने में या सबसे एक तरह से चीजें ऐसी है जो लाइफलाइन के तौर पर देखी जा रही हैं, उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है। जी, कुछ सेंटर्स हैं, जैसे फोर्डो है, जैसे इस्फहान है। तो ये सारे के सारे सेंटर, जब हम कहते हैं कि राइजन लाइन जब ऑपरेशन हुआ था, मिडनाइट हैमर हुआ था पिछले साल जी, तो उस वक्त भी टारगेट किया गया था गौरव। अब दोबारा इसको टारगेट किया गया है। यानी कि अगर इजराइल ये कहता है कि मैं 907 किलो के बंकर बस्टर बॉम्ब से आपके इस्फहान में मार सकता हूं, इसका मतलब ये जो बॉम्ब है ये कई फीट जमीन के नीचे जाके एक्सप्लोड करेगा। ये हवा में नहीं फटेगा, ये जमीन को छूते नहीं फटेगा, ये कई फीट नीचे जाएगा और फटेगा। यानी कि पूरी की पूरी फैसिलिटी बर्बाद करने की जो उनका न्यूक्लियर सेटअप है उसको नस्तानाबूद करने की सलाहियत रखता है इजराइल, और यही इजराइल का मैसेज है। ये बंकर बस्टर अगर आप थोड़ा सा समझा सके कितना गहराई तक, वो कहा जाता है ना कि उनका पाताल लॉक बना हुआ है, बहुत पहाड़ों के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, कहां तक वो अटैक करने में सक्षम होता है? देखिए, अगर ऊपर पहाड़ है जी तो फिर इसका लिमिटेड रोल रह सकता है, लेकिन अगर मैनमेड स्ट्रक्चर है जी तो लोग कहते हैं कि 100, 200, 300 फुट को भी पार करके नीचे जाके ये फटता है। यानी कि लगातार उसमें ये क्षमता है कि ऊपर से जब ड्रॉप होता है ये 200 फुट, 250 फुट, 300 फुट भेद के नीचे जाके फिर फटता है। चलिए, बंकर बस्टर का एक ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं। बंकर बस्टर बम और टारगेट लॉक किया जाता है 30 से 60 मीटर तक नीचे जाता है। 30 से 60 मीटर का मतलब हो गया लगभग 180 या 200 फीट तक। ये डिपेंड करता है आप कौन सा वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं जी। कुछ वेपन इससे भी ज्यादा डीप जाते हैं, जैसा दिखाया ग्राफिक में, बिल्कुल ठीक दिखाया है कि वो जमीन है, जमीन के बिल्कुल नीचे जाएगा और जब यहां पे पहुंचेगा तब जाके फटेगा बीचों बीच। जी, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ लगाया जाता है कि बंकर बस्टर को अगर बिल्कुल फेल करना हो कि वो अपने टारगेट को ना भेद पाए, तो उसके लिए भी कुछ अरेंजमेंट इन बंकर्स में किए जाते हैं। बिल्कुल करते हैं जी, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल से देखिए आप उसको और घातक बनाते रहते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा कंक्रीट के लेयर, स्लैब्स, लोहा, पूरा स्टील, सब कुछ ऐसा लगाया होगा कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो है, नीचे लगाने का मतलब ही ये है कि आप महफूज रहें, आप सेफ रहें। तो आपने जितना भी नीचे लगाया, टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व होती है कि उसको भेद के नीचे फट जाता है। और वही एक आप कहिए कि नतीजा ऐसा रहता है कि उसके बाद तबाही इस बंकर बस्टर बम के जरिए भी की जाती है। मैं इस्फहान का जिक्र कर रहा हूं। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान में 3 न्यूक्लियर साइट, नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर हमले किए थे। अब 2026 है, जंग चल रही है और 2026 में नतांज और इस्फहान को फिर से टारगेट किया गया। तो अगला फोर्डो है, फोर्डो भी होगा टारगेट जी, फोर्डो भी होगा जी। ये देखिए साहब, ज्यादा दूर नहीं है और तीनों को टारगेट, देखिए पहले तीनों को टारगेट किया गया जी। अभी फोर्डो बच गया है। इस बार जो 28 फरवरी को जंग शुरू हुई उसमें नतांज और इस्फहान पे हमला हुआ है, फोर्डो बाकी है। ये करेंगे हमला, ये बार बार करते रहेंगे जब तक ईरान की जो एनरिचमेंट कैपेसिटी है और वेपन मेकिंग कैपेसिटी है उसको बिल्कुल खाक ना करते हैं। ये अटैक बार बार होता रहेगा गौरव।
ये सीधे तौर पर ये समझा जाए कि फोर्डो ही अगला अब टारगेट हो सकता है ना। हां, क्योंकि फोर्डो, देखिए ये 3 जो टारगेट हैं, ये सबसे बड़े टारगेट हैं इजराइल के लिए। इजराइल चाहता क्या है? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि ट्रंप कुछ चाहता है, नेतन्याहू कुछ चाहता है जी। ये अलग अलग चीजें चाहते हैं। ये चाहता है इजराइल, ये चाहता है इजराइल। उसको पता है कि ये जो रजीम है, मुश्तबा खमैनी जिसका हेड है, अगर इसकी टांगें काटनी है तो इसकी ये टांगें हैं। और ये भी हम अपने ग्राफिक के जरिए दिखा रहे हैं कि 60% समृद्ध यूरेनियम अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स है जहां पर ये तीनों पर सीधे तौर पर नजर आते हैं। लेकिन मैं इस बीच एक और चीज जाननी चाहता हूं कि अगर 2 को टारगेट कर लिया गया, 3 को टारगेट कर लिया गया, तो क्या अपने लक्ष्य में इजराइल या अमेरिका कामयाब हो गया? नहीं, या हो जाएगा? नहीं जी, काफी हद तक कामयाब हो जाएंगे, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि अभी भी तकरीबन 1000 पाउंड एनरिच्ड यूरेनियम अभी फ्री फ्लोटिंग है। किसी को नहीं पता वो कहां है, नोबडी नोज। और वो एनरिच हो चुकी है और वो कहीं पे है, कहां पे है, एक जगह है, 50 जगह है, किसी को नहीं पता। ये तो फर्दर एक्टिविटी के लिए है जी। लेकिन जो ऑलरेडी है उसका क्या, उसको ढूंढना डोनाल्ड ट्रंप का अगला बड़ा चैलेंज है। और ये भी है तो सही ना, ये तो कंफर्म है। जी बिल्कुल, ये तो है 100%। 100% जी। 1000 पाउंड से ज्यादा, यानी कि करीब 400-450 किलो के दरमियान जी एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है, जो कि किसी को नहीं पता उसने कहां पे छुपा के रखा है। चलिए, जिनको टारगेट किया जा रहा है, क्या वहां से कुछ मिलेगा? क्या आप जो कल भी बात कह रहे थे कि जब जमीन पर सेना उतरेगी वही लेकर आ पाएगी? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। 30,000 फीट से नहीं लेकर आ पाएगी। आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो, अगर आपको यूरेनियम निकालना है, ये कोई एआई का सॉफ्टवेयर आपको निकाल के नहीं देगा, ये चैट जीपीटी से नहीं निकलता भाई। ये तो इंसान जाएगा, फौजी जाएगा, वो उठा के लाएगा, तब जाके ये सेफ होगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इस जंग में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि हेग्सेथ ने मॉर्गन स्टैनली और ब्लैक रॉक नाम के फर्म के जरिए डिफेंस से जुड़े ईटीएफ में निवेश की कोशिश की थी। यह दिलचस्प है, थोड़ा समझिएगा इसको। सबसे दिलचस्प बात यह है कि डील जंग से पहले फरवरी में इनिशिएट की गई। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि कहीं पर नहीं है, लेकिन कुछ तथ्य आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं ईरान पर हमले की सलाह दी, पर इस पूरे मैप को हमें एक आपको सीक्वेंस के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान पर हमले की सलाह दी, उसके बाद पीट हेग्सेथ कहते हैं रक्षा मंत्री अमेरिका के, ब्रोकर मॉर्गन स्टैनली थे, और उसके बाद एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक, और फरवरी 2026 डिफेंस ईटीएफ में निवेश। ये चीजें सब कुछ समझी जाएं। जी बिल्कुल, यही चीज तो गालिबाफ है, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं। उन्होंने क्या बोला था जी। उन्होंने ये बोला था गालिबाफ ने कि ट्रंप एक ट्वीट करते हैं, तेल का भाव बढ़ता है। ट्रंप ट्रूथ सोशल पे पोस्ट डालते हैं, तेल का भाव घटता है। ये पैसे कौन कमा रहा है बीच में? यही बात अपनी शो पे हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस करी थी। अब पीट हेग्सेथ का ले लीजिए, जो आप बता रहे हैं। पीट हेग्सेथ को पता है कि लड़ाई शुरू होने वाली है, उसको पता है, ही नोज वेरी वेल, क्योंकि वो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है। जैसे हमारे यहां श्री राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर, वो अमेरिका का डिफेंस मिनिस्टर है, लिहाजा उसको यह पता है कि अमेरिका जंग के मैदान में कब उतर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बोला है कि भाई लड़ाई देने का मुझे सलाह किसने दी? मुझे पीट हेग्सेथ ने बोला कि लड़ाई शुरू करो। यानी कि पीट हेग्सेथ को पता था कि लड़ाई शुरू होने वाली है। उसके कुछ हफ्ते पहले फरवरी के महीने में वो अपने एसेट मैनेजर को बुलाता है, मॉर्गन स्टैनली को, और ये बोलता है भाई साहब इतना पैसा है, यहां 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 लगा दो। दैट्स इट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ऐसे पैसा कमा रहे हैं। तो ये पूरी गेम तो समझ आ रही है कि जिनको पता था कि जंग लगने वाली है, उससे पहले किस तरह से इन्वेस्ट किया गया उसके ऊपर नजर है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान ने मार गिराए हैं 2 और अमेरिकी ड्रोन। अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को गिराने का दावा किया गया है। ईरान ने हमले का वीडियो भी एक जारी कर दिया है, और लगातार इस तरीके से अमेरिका की तरफ से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं, और ईरान दावा कर रहा है कि हम भी टारगेट कर रहे हैं, हम भी उनको नेस्ता नाबूद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बीच कुछ वीडियो के जरिए भी मेजर गौरवारिया दावा और दावे को एक तरह से उसकी पुष्टि करने की कोशिश है। नहीं बिल्कुल, लेकिन आई एम नॉट वेरी इंप्रेस्ड विद दिस। ये अगर देखिए, अगर आप कोई फाइटर जेट जो कि सुपरसोनिक स्पीड पे जा रहा है, जो कि 5th जनरेशन है, अगर ईरान उसको मार गिराता है तो बहुत बड़ी बात है, फिर बहुत बड़ी बात है। MQ-9 रीपर इज लाइक अ फ्लाइंग पिजन। हाँ, थोड़ी सी हाइट पे उड़ेगा, 30 फीट, 30,000, 40,000, 50,000 फुट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ना ये सुपरसोनिक है, ना ये इतनी बड़ी चीज है। इसके अंदर हेलफायर की मिसाइल लगी रहती हैं, ये सैटेलाइट अपलिंक से वीडियो इमेजेस भेजता है। इसको मार गिराना इतनी बड़ी कोई काबिलियत वाली बात नहीं है कि आपने रीपर को मार दिया। वैसे एक बात है, ईरानियों को इस चीज से खुशी होगी कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म ने कई साल पहले IRGC के हेड
जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद एयरपोर्ट के बाहर मारा था। वो भी ऐसी ड्रोन था, अमेरिकन ड्रोन, जिसने कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। कहने की बात यह है कि रीपर को गिराना, सी गार्डियन को गिराना या प्रेडेटर ड्रोन को, ये एक ही फैमिली के जनरल एटॉमिक्स के, इनको गिराना इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। ये कोई फाइटर जेट नहीं है जी। चलिए, लेकिन दावा तो दावा है, और दावा इस तरीके से किया जा रहा है कि हम भी पूरा पलटवार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ईरान दावा कर रहा है। इस बीच आगे बढ़ता हूं, और जंग के बीच दावा तो ट्रंप की तरफ से भी किया जा रहा है। बड़े बड़े दावे इस समय डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उनकी तरफ से दावा क्या किया जा रहा है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर आऊंगा, वो दिखाऊंगा। उनका दावा है यूएस की तरफ से कि ईरान के 70% मिसाइल फैक्ट्री को तबाह हमने कर दिया है। जी हां, और ईरान के आसमान पर कब्जा कर लिया गया है। यह भी दावा एक तरह से किया जा रहा है। दावा यह भी है कि ईरानी हमलों में 90% तक गिरावट आई है। चलिए, कुछ आ गए हमारे पास ग्राफिक के जरिए जो इस समय ट्रंप दावा कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप दावा करेंगे, उसका सीधा सा एक मतलब निकल कर आएगा कि ईरान को हमने कमजोर कर दिया है। बड़े स्पष्ट शब्दों में सीधा अगर समझा जाए इसको। मेजर गौरव, देखिए, ऐसी बात है, मैं आपको साफ सीधी बात बताता हूं गौरव, सीधा समझिए। मुझे नहीं लगता कि इन दावों में कोई दम है। अगर आप ये कहते हैं कि आपने 70% उनकी कैपेसिटी कम कर दी है जी, तो हमें जमीन पर दिखना चाहिए भाई, वो 70% कैपेसिटी कम हो गई है। बोलने से क्या होता है, वो तो मैं भी बोल दूं कि इनकी 90%, 70, फिर 70 क्यों बोलो, आप सीधा 100 बोलो ना। बात यह है कि क्या ईरान आज की तारीख में मिसाइल दाग रहा है? यस। क्या ईरान इजराइल के अंदर निशाने अपने काबिलियत के साथ मार रहा है कि नहीं मार रहा? बिल्कुल। क्या वो पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाने में कामयाब है कि नहीं है? बिल्कुल। जब ये सारी की सारी बातें सच हैं, फिर ये कहना कि साहब हमने 90% कैपेसिटी कम कर दी और 70% कैपेसिटी कम कर दी, जी, ये बातों इन तीनों में तेल नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। इजराइल पर ईरान का नया हमला। आप कह रहे हैं कि हमले हो रहे हैं, इजराइल की तरफ से तो हो रहे हैं, और इस बीच एक बड़ी खबर है, कई लोकेशंस के ऊपर क्लस्टर बम गिराए गए हैं। हमले में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो एक और बड़ी खबर इस समय जंग के मैदान से, इजराइल पर ईरान का नया हमला। जी हां, और कई हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ईरान के ऊपर लगातार जो हमले हैं वो कर रहा है। तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं, साथ ही कुछ वॉरहेड्स में क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं। अभी जो थोड़ी देर पहले अटैक किया गया ईरान की तरफ से, उसमें क्लस्टर बॉम्ब्स थे और वो कई जगहों पे टेल अवीव में इर्द गिर्द गिरे और कई जगहों पे तबाही हुई। और आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहां पे एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा हुआ है और यहाँ पे एक गाड़ी थी और गाड़ी यहाँ पे चकनाचूर हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही वो स्पॉट है जहाँ पे एक क्लस्टर बॉम्ब गिरा। लगातार टेल अवीव के इर्द गिर्द जो है निशाने साधे जा रहे हैं ईरान की तरफ से। तो ये आप देख सकते हैं, ये वो स्पॉट है जहाँ पर अभी ईरान की तरफ से दागा गया मिसाइल जो है वो गिरा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का एक बड़ा सा क्रेटर यहाँ पे हुआ। ये गाड़ी यहाँ पे थी और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है वो चकनाचूर हुई है। और अभी यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि पुलिस है और आईडीएफ के लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। और यही हाल काफ़ी जगहों पे देखने को मिल रहा है इसराइल में, जहाँ जहाँ पर भी ये क्लस्टर बम गिरते हैं या जहाँ पर डायरेक्ट हिट मिसाइल का लगता है, हमें कहा जा रहा है कि यहाँ से निकलिए आप, लेकिन जहाँ पर भी डायरेक्ट हिट लगता है वहाँ पे ज़्यादा तबाही हो जाती है। लेकिन जहाँ पर क्लस्टर बम गिरते हैं वहाँ पर भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। तो ये वो स्पॉट है टेल अवीव के एक साइड का जहाँ पर एक बम गिरा है और उसके बाद यहाँ पे नुकसान हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे पुलिस के लोग हैं, अभी आईडीएफ के लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। मिसाइल डायरेक्ट हिट लग जाती है जिसकी वहाँ पे भयानक तबाही हो जाती है। 1 किलोमीटर एरिया जो है वहाँ पे तबाह हो जाता है, चाहे वो घर हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, वो तबाह हो जाती हैं। और जहाँ पर क्लस्टर बम गिर जाते हैं वहाँ पे इर्द गिर्द तबाही हो जाती है और लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं। और अभी तक क्लस्टर बम का कोई तोड़ इसराइल के पास नहीं है, क्योंकि जब एक क्लस्टर वॉरहेड आ जाता है उसमें तकरीबन 70 से 80 छोटे छोटे बम होते हैं और जब उसको इंटरसेप्ट भी किया जाता है, जब वो फटता है आसमान में तो इर्द गिर्द 70 से 80 बम गिर जाते हैं और जिसका दिफा यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं कर पाता है। तो उसका मतलब साफ है कि क्लस्टर बम के आगे अभी यहाँ पे इसराइल जो है बेबस है। इसी वजह तो आपको हमने दिखाया कि किस तरीके से इस समय इजराइल की स्थिति है। ईरान भी अटैक कर रहा है, उसके पास अपना प्लान होगा। क्लस्टर बम का जिक्र हो रहा है, मैं उसकी बात करूंगा। ईरान अपने नॉकआउट प्लान में लगातार इजराइल को दहला रहा है, जिसके लिए आसमान से क्लस्टर बम बरसाए जा रहे हैं जो इतने खतरनाक, कहा जाता है इतने खतरनाक होते हैं कि कई फीट या कहिए कि कई फुटबॉल मैदान के बराबर इलाके को बर्बाद कर देते हैं। चलिए क्लस्टर बम को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लस्टर बम का एक ग्राफिक के जरिए हम समझा रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, कुछ इस तरीके से ही होता है क्लस्टर बम।
देखिए, क्लस्टर बॉम्ब का बेसिकली ऐसा नहीं है कि कई फुटबॉल फील्ड के बराबर इलाके को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जी। हाँ, इसका जो डिस्पर्सल एरिया है वो बहुत ज्यादा, हम लोग इसको फौज में डिस्पर्सल एरिया कहते हैं। यानी कि एक मिसाइल आपने मारी, ठीक है। एक मिसाइल ऊपर आसमान में फटी, उसमें से कई सारे बॉम्ब निकले। जाहिर सी बात है, जब कई सारे बॉम्ब निकलेंगे सो देन दे विल स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज। अब ये देखिए साहब, ये आपने एक मिसाइल, अब ये नीचे वाला जो इसका वॉरहेड है ये डिसएंगेज होता है और यहां से पूरा क्लस्टर, अब ये जब फैलेगा तो ये तो पूरे इलाके में फैलेगा ना, जी। इसलिए ज्यादा खतरनाक है। मैं एक चीज जाननी चाह रहा हूं, जी। अगर आप समझा पाए जी। जो ये ग्राफिक के जरिए हमने दिखाया कि ऊपर से मिसाइल आ रही है, जी। क्लस्टर फिर कितने खतरनाक होते हैं? अगर वो बहुत सारे टुकड़ों में बंट गए जी। तो क्या वो ऐसे होते हैं कि जहां जाकर गिरेगा और उसके कितने बड़े एरिया को प्रभावित करेगा? वो डिपेंड करता जी। है, हो सकता है कि 7 से लेकर 10 मीटर के रेडियस पे या 10 से लेकर 15 मीटर के रेडियस में इलाका को पूरा तबाह कर दे। जी। लेकिन जब ऐसे बॉम्ब निकलते हैं तो कई दर्जन निकलते हैं एक साथ, तो उसका डिस्पर्सल बहुत बड़ा होता है। जब आप टोटल उसका इंपैक्ट देखते हैं जी। तो फिर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं, जिस तरह से कोई मिसाइल आ रही है तो जी। उसको तो पूरे कोऑर्डिनेट्स के जरिए गाइड किया जाता है कि उसने कहां टारगेट करना है। जी बिल्कुल। तो ये जो क्लस्टर बम गिरते हैं, जी। इनको भी गाइड करने की कोई ऑप्शन होती है या फिर ये एक बार निकलने के बाद जहां जहां गिरेंगे? ज्यादातर जो क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं, खासतौर से जो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है, वो उसमें इंडिपेंडेंटली टारगेट नहीं करते। वो MIRV है, वो एक अलग स्टोरी है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी कि एक मिसाइल से 4 मिसाइल निकले। ये क्लस्टर बॉम्ब है, ये गिरते हैं। जी, अगर एक थोड़ा सा, क्योंकि मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जी, जी, तो ये जी, एक बिल्कुल। में कितने क्लस्टर बम में कितने बम निकल सकते हैं जो क्लस्टर बम होते हैं? एक पूरी देखिए, जो अगेन जी इसका कोई फिक्स नहीं है कि Fix इतने नहीं होते है। हैं। जी। आप ये मान के चलते हैं कि 2 दर्जन से लेकर 3 दर्जन हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आपने कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी है। ईरान जी। के पास क्या है? ईरान के पास जो है ज्यादातर वो सोवियत एरा का सामान है, जी। पुराना सामान है, चाइनीज टेक्नोलॉजी है, खुद कुछ उसने बनाया है। ये जो क्लस्टर बॉम्ब आप दिखाने की यहां पे कोशिश कर रहे जी। हैं, ये बेसिकली एक डिस्पर्सल एरिया वेपन हो जाता है। यानी कि जी। ऊपर से मिसाइल आई, मिसाइल फटी, उसमें से दर्जनों क्लस्टर बम निकले। जैसे ओला पड़ता है ना, जी। ये ओले की तरह बम गिरते हैं, ओले की तरह बारूद पड़ता है। जी, मेजर गौरवारिया, हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। क्लस्टर बम की हमने बात बहुत तफसील से की है और बड़ी खबरें भी हैं आज के कमांड सेंटर के प्रोग्राम में, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेजर गौरवारिया लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस सेगमेंट में आपको मैं कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से जंग लड़ी जा रही है और किस तरह से हमले हो रहे हैं। उन तस्वीरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ईरान का हॉर्मुज में एक नया दावा, ईरानी संसद से नया मैनेजमेंट प्लान मंजूर हुआ है। एक बड़ी खबर है इस समय। ईरान ने दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने का फैसला किया है। जी हां, ईरान की संसद का मैं जिक्र कर रहा हूं। संसद ने एक नए मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी है, जिसके तहत इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा। चलिए, मैंने तस्वीरों का जिक्र किया था, पहले आपको दिखाता हूं एक मैप में हॉर्मुज, और उसको समझेंगे मेजर गौरवारिया से। तो एक मैप आ चुका है और ये तस्वीर आजकल आप देखते ही समझ जाते होंगे कि ये है हॉर्मुज। ये पूरी दुनिया को इस समय कंट्रोल करने वाली जगह बनी हुई है। मेजर गौरवारिया, इसको कहते हैं और मजबूत कर देंगे। मैं कुछ और पलों में आपको दिखाऊंगा हॉर्मुज से जुड़ी हुई कुछ ऐसी तस्वीरें जो बता देंगी कि किस तरह से ईरान इस समय हमले भी कर रहा है इस पूरे क्षेत्र में। मेजर गौरवारिया, इसको कैसे और मजबूत किया जा सकता है? ईरान के पास है ऐसा कुछ? नहीं, ईरान के पास बिल्कुल, मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा जरा मैप को फ्रीज कर दीजिए। आप यहीं पे फ्रीज कर दीजिए, रोक दीजिए मैप, रोक दीजिए आप। हाँ, अभी देखिए, ये जो हॉर्मुज है, ये पूरा इलाका है, चाहे आप यहां से जाएं, चाहे आप यहां से जाएं, ईरान यही चाहेगा कि आप यहां से जाएं। ठीक है, क्योंकि यहां से वो टैक्स वसूल कर सकता है। उसने बात करी है $2 मिलियन पर शिप की। जी। तो ईरान जो है कैसे रोकता है, हमें यह समझना पड़ेगा कि भाई आपने कानून बना लिया अपनी पार्लियामेंट में, वो आपका अधिकार है, आपने कानून बना लिया, आप उसको एनफोर्स कैसे करेंगे? जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर होता है, वहां पे पुलिस थाना है, थाना एनफोर्स करता है ना। बिल्कुल। ये थाना इनका कहां पे है? तो ये थाना इनका यहां पे, जी, इस पूरे इलाके में। यानी कि अगर अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैप्चर करना है जी, और उसको खाली करना है और उसमें से डीमाइनिंग करनी है, यानी कि जो बारूद की सुरंगें वहां पे हैं जी, अगर उसको क्लियर करना है तो अमेरिका को पहले ये पूरी की पूरी जो जमीन है ये कैप्चर करनी पड़ेगी। इसके बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, ये पहली शर्त है जी। ठीक है जी। अब दूसरी बात है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये बहरीन ले लीजिए जी, अगर ये कतर ले लीजिए, आप यूएई ले लीजिए जी, ठीक है, अगर आप आगे चले आप ओमान ले लीजिए, ये पूरा का पूरा, ओमान तो खैर फिर भी चलिए इस तरफ हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है
ये तो सबका है जी। ये ईरान का सिर्फ थोड़ा है, ये तो जो भी पर्शियन गल्फ में इस्तेमाल करता है उसका है। तो ईरान जो उसको रोक रहा है, पहली चीज ये गैर कानूनी है। यहीं रोक दीजिए एक बार, जी। मैं पीसीआर की टीम को कहूंगा कि यहीं रोक दीजिए। मुझे ये समझाइए, क्योंकि ये दो द्वीप हमें नजर आ रहे हैं, अगर हमारे दर्शक भी इसको देख पाए ध्यान से, ये दो टापू हैं छोटे छोटे जो द्वीप नजर आ रहे हैं। जी। ये है लरक जी। ये लरक और ऊपर हॉर्मुज। जी। तो क्या जो टोल टैक्स की बात हो रही है, जो मैं पहले बात कर रहा था, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा था कि जब हम गाड़ी का टोल देना होता है तो एक रास्ता बना दिया जाता है कि इसमें से निकलिएगा आप, जी, जी। रोड और कहीं नहीं जा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अगर टोल टैक्स वसूला जाता है या हफ्ता वसूली की जाती है तो कोई शिप यहां से निकलेगा? ये पूरा समंदर खाली है, यहां से नहीं जा पाएगा, ऊपर जाना पड़ेगा आपको उस रास्ते। अगर यहां से जाता है तो ईरान उसके ऊपर मिसाइल फायर करेगा, उस पे मिसाइल फायर वो जा सकता है जी। ईरान जाने नहीं देगा। और अगर वहां से जाएगा तो वहां से जाने का सीधा मतलब है कि आप $2 मिलियन यूएस डॉलर देकर ही निकल रहे हैं। यहां इतना मामला खराब हो गया गौरव, मैं आपको बताता हूं, इतना मामला खराब हो गया कि चाइनीज जी। जो कि उनके यार हैं, उनके दोस्त हैं, और उन्होंने चाइना को बोला है कि आपको $1 नहीं देना, आप जाओ जी। आपके लिए खुला है मामला जी। वो चाइना डर के मारे यू टर्न ले रहा है, कह रहा है कि ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे, कहीं हमें मिसाइल ना मार दें। चाइना भी नहीं गया। आपको यह भी बताता हूं कि अगर वो रास्ता जो दिखा रहा था ना हॉर्मुज का, कि अगर वो दो टोल टैक्स या हफ्ता वसूली वाले द्वीप में से नहीं निकले तो फिर क्या होगा? ये होगा, देखिए इस तरह से मिसाइल लॉन्च कर दी जाती है और इस तरह से टारगेट किया जाता है। और ये एक तस्वीर ऐसी है जिसने पूरी कहानी को बयां करके रख दिया कि हालांकि ये बहुत छोटा, मेरे को कोई शिप नजर आ रहे हैं या कोई बोट नजर आ रही है जी। लेकिन जो बड़े बड़े कंटेनर्स को या पूरे एलपीजी या तेल के भंडार को लेकर चलते हैं, वो बहुत बड़े शिप होते हैं जो वहां जी। से जाते हैं, उनको जी। टारगेट करना और भी आसान है। जी। जी। ये बिल्कुल। तस्वीर कहीं ना कहीं कहानी को बयां कर रहा है। 100% यही जी। है। आपने देखिए, यू हैव टू सेट एन एग्जांपल। जी। आपने लोगों को बोल दिया कि अगर ये वीडियो जारी क्यों कर रहा है ईरान, जी। कभी आपने सोचा, दर्शकों से पूछ रहे हैं कि ईरान ये सारे वीडियो क्यों जारी करता है? ईरान को एक बात पता है, दिस इज एन एग्जांपल। अगर आपने ऐसी कोशिश करी तो फिर आपका भी यही हशर होगा। आप देख लीजिए, ये जिस तरीके से वीडियो में हमने इंसानों को आग लगा दी, हमने जहाज को आग लगा दी, आपको भी आग लगा देंगे। अगर आप गए तो आपको ईरान को सलाम करके पैसे देने पड़ेंगे, वरना हम आपको ठोक देंगे। ये ईरान बताना चाहता है वीडियो जारी करके। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, और ये तस्वीर है कि ईरान, जो अभी तक हम पिछले कुछ दिनों में बात करते आए हैं, लग रहा है कि बात हमारी यहां कही हुई ईरान तक पहुंच रही है जी। क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट को, जो पत्रकार हैं, उनको इजाजत दी गई कि आप हॉर्मुज जाइए, देखिए, और उनके जाने का एक वीडियो भी बकायदा जारी कर दिया गया जी। अब ये क्या नई रणनीति अपनाई जा रही है? देखिए, वहां लेके जाएंगे कि जहां जहां सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप हॉर्मुज क्यों भेज रहे हैं। मैं ईरान से ये पूछना चाहता हूं, आप जर्नलिस्ट को तेहरान क्यों नहीं ले जा रहे? आप इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, ये जो कैमरा लेके खड़े हैं भाई हमारे इंटरनेशनल मीडिया वाले, हॉर्मुज का क्या मतलब है? आप उनको बोलिए तेहरान में जाइए, उनको तेहरान में ठहरवाइए जरा। तेहरान में जब मिसाइलें गिरे हैं, जब तेहरान पे अटैक हो, उसका ये देखिए, हॉर्मुज में कुछ नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, दिस इज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। ये सूचना युद्ध है जो ईरान कर रहा है। अब यहां से क्या होगा? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है गौरव, यहां से पूरा ग्लोबल मीडिया कवर करेगा हॉर्मुज। यहां से और खौफ, भाई अगर आपको डर दिखाना है तो आपको टेलीविजन कैमरा की मदद चाहिए। बिना टीवी कैमरा के आप डर नहीं दिखा सकते, आप खौफ पैदा नहीं कर सकते। तो वहां पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा कि ये जहाज आ रहा है और यहां से हमारी मिसाइल और आग 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 हो गई है। दिस इज व्हाट ईरान वांट्स टू कम्युनिकेट टू द वर्ल्ड, और इसमें ग्लोबल मीडिया उसका साथ देगा। बिल्कुल, और तस्वीरें जारी भी इसलिए कर दी गई, ये भी एक रणनीति का हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आपको दिखाते हैं इस मामले से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट। ईरान का हॉर्मुज में हफ्ता वसूली का प्लान, कई देशों के जहाजों पर लगेगा बैन, अमेरिका और इजराइल की कटेगी लाइफलाइन, पश्चिम एशिया में जंग के बीच ईरान ने अमेरिका और इजराइल को परेशान करने का नया प्लान बना लिया है, क्योंकि ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण और मजबूत करने का फैसला किया। इसके लिए ईरानी संसद की सुरक्षा समिति ने एक नए मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी दी, जिसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूला जाएगा और कुछ देशों के प्रवेश पर तो पाबंदी रहेगी। नए नियमों के तहत अमेरिका और इजरायली जहाजों के हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा ईरान ने उन देशों के जहाजों पर भी पाबंदी बढ़ा दी है जो ईरान पर एक तरफा आर्थिक प्रतिबंध लगाने में शामिल है। मतलब साफ है, ईरान अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर नकेल कसने के लिए तैयार बैठा है, और इसलिए उसने सारा प्लान बनाया, या यूं कहिए
कि अमेरिका और इजराइल को फंसाने के लिए हफ्ता वसूली वाला चक्रव्यूह बना। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस नए प्लान में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल टैक्स देना होगा। नए प्लान में समुद्री सुरक्षा, जहाजों की सेफ्टी और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी नियम बनाए गए। ईरान इस पूरे इलाके के प्रबंधन के लिए ओमान के साथ मिलकर एक कानूनी ढांचा तैयार करने की योजना भी बना रहा है। कुल मिलाजुलाकर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट में फुल कंट्रोल करने के मूड में है, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को व्यापार के लिए तुरंत नहीं खोला जाता तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स, तेल के कुओं और खर्ब द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर देगा। यानी ट्रंप ने बोल दिया कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में हफ्ता वसूली का प्लान थोपा तो वह खर्ब द्वीप से हाथ धो बैठेगा। खर्ग फारस की खाड़ी में स्थित ईरान का एक प्रमुख द्वीप है। ये ईरान के कच्चे तेल के निर्यात के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक माना जाता है। और ट्रंप ने हॉर्मुज नहीं खोलने पर ईरान की खर्ग द्वीप वाली लाइफलाइन काटने का फैसला लिया है। चलिए, दावे तो बहुत सारे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या इस बीच जो चाह रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान हो, वो मुमकिन हो पाएगा? मैं कुछ तथ्य सामने लेकर आऊंगा स्क्रीन के जरिए और उसके ऊपर बात करेंगे। क्या ये नए मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए ईरान की जो पूरी प्लानिंग है वो कामयाब हो पाएगी? नए मैनेजमेंट प्लान को मंजूरी मिली है, उसमें हॉर्मुज में हफ्ता वसूली का प्लान बताया जा रहा है। मैं 3-4 आपको पॉइंट देता हूं। जिस तरह से हमने पहले बात की थी, हॉर्मुज में 2 द्वीप हैं, उसमें से निकालना होगा शिप को, और उसका सीधा मतलब है कि आपको पैसे देने होंगे, आपको डॉलर्स देने होंगे। इनफैक्ट रियाल का भी जिक्र हो रहा है कि रियाल में दीजिए अपनी जो फीस है और रास्ता ले जाइए। हॉर्मुज में अगला पॉइंट अगर आप आए, हफ्ता वसूली का ये पूरा प्लान है जिसके ऊपर बात हो रही है, और अमेरिका इजराइल पर पाबंदी की भी बात है कि अमेरिका और इजराइल वालों को नहीं जाने देंगे, बाकी आप दीजिए अपना टोल टैक्स और निकल जाइए। इस प्लान के बारे में क्या देखें कि ईरान केवल बम फेंकने के ऊपर इस समय फोकस नहीं कर रहा। इसको जब हम देख रहे हैं तो ये लग रहा है कि पैसा किस तरीके से आएगा और किस तरह से कंट्रोल को बढ़ाया जाए या मजबूत किया जाए, उसके ऊपर भी फोकस हो रहा है। जी, अच्छा, 2 बातें हैं, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे बड़ी बात यह है, ईरान इसको पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। जी, ईरान ने धमकी दे दी है कि अगर तुमने नहीं करा तो हम ऐसा कर देंगे, रियाल में तुम टोल दोगे, फलाना। देखिए, मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि ये इलाका ऐसा है। पहली चीज तो ये, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान का नहीं है। हाँ, ईरान का एक बहुत बड़ा स्टेक है इसमें, लेकिन और भी देश है, वहां पे ओमान है, वहां पे यूएई है। आप सबको इससे अलग नहीं कर सकते। सऊदी अरब की ट्रेड चल रही है, तो ये अलाउ नहीं किया जा सकता, कोई अलाउ नहीं करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ईरान एक समय तक अपनी थ्रेट कैरी आउट कर सकता है, लेकिन अगर किसी को गलतफहमी है कि ईरान 2 महीने बाद, 3 महीने बाद भी इतना ही मजबूत रहेगा, नो, दैट इज इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है। हाँ, आज की तारीख में ईरान ने सबके सर में दर्द कर रखा, ये बात सच है। मेरा एक और सवाल है, आपने जिक्र किया कि इतना ही मजबूत रहेगा, लेकिन ट्रंप जो दावा कर रहे हैं ना, ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनके मिसाइल के अटैक 90% तक कम हो गए हैं, तो क्या उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, ये गलत बात है। नहीं जी, मुझे नहीं। देखिए, अभी ईरान के पास असला है, ईरान फायर करता रहेगा। देखिए, दो तीन जिसको कहते हैं कि जुए हैं जो ईरान खेल रहा है। जी, पहली चीज, ईरान ये जुआ ये खेल रहा है कि इतने मिसाइल मारो, इतने बम मारो, इतनी दिक्कत पैदा करो कि तेल का भाव $200 पर बैरल पार कर जाए। अभी 118, 115 पे है, अभी और बढ़ेगा। ईरान ये चाहता है। दूसरी चीज, ईरान ये कहता है कि सबको इतनी मिसाइलें मारो, इतनी मिसाइलें मारो कि एक अननेचुरल प्रेशर आ जाए डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के ऊपर कि भाई ये आपने क्या शुरू कर दिया, इस लड़ाई को खत्म करो। तीसरी बड़ी बात जो ईरान कह रहा है, ये डॉलर वाला खौफ जो है कि भाई अगर तेल खरीदोगे तो चाइनीज करेंसी में, टोल दोगे तो ईरानियन करेंसी में, हम अमेरिका को यहां से निकाल देंगे, इजराइल को तो वैसे भी जरूरत नहीं है। इजराइल तो अपना तेल खुद देख रहा है, हमने कभी कवर करा ना, हाइफा से उसका जाता है मोर देन 60-70%। हाइफा रिफाइनरी से इजराइल की जरूरत पूरी होती है। तो ये कहना कि जी हॉर्मुज से इजराइल की गर्दन ऐसे पकड़ लेगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन हाँ, जितने भी अरब देश हैं उनको दिक्कत होने वाली है, भारत को दिक्कत होगी, चीन को दिक्कत होगी, यानी उन सारे के सारे देशों को दिक्कत होगी जिन्होंने ईरान पे हमला नहीं किया। भारत को दिक्कत हो रही है, क्या भारत ने ईरान पे हमला किया? नहीं। चाइना को हो रही है, क्या चाइना ने ईरान पे हमला किया?
नहीं। क्या अरब देशों ने हमला किया? नहीं। फिर दिक्कत किसको हो रही है? जो शांति और अमन के लोग हैं उनको दिक्कत हो रही है। और खुश कौन बैठा है? अमेरिका और इजराइल, जिसका लेना एक ना लेना दो। चलिए, इस बीच भारत के जो शिप हैं वो तो वहां से निकल भी रहे हैं जी। दिक्कत उन लोगों के लिए भी हो रही है जो मध्यस्थता करना चाहते हैं, जी। लेकिन बात बन नहीं रही। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और उस मध्यस्थ, तथाकथित मध्यस्थ का ही जिक्र करेंगे और उनके कोई सीक्रेट गेम अगर है तो उसके ऊपर बात होगी। बहुत छोटे से कमांड सेंटर पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात पाकिस्तान की, फिर बेइज्जत हुआ है पाकिस्तान। मीडिएटर बनने की कोशिश में अपनी भद फिर से पिटवा दी। जी हां, ईरान का पाकिस्तान की मध्यस्थता से साफ इनकार सामने आ चुका है और अब यह बात हो रही है, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बातचीत में शामिल हैं ही नहीं। इजराइल ने भी पाकिस्तान को लताड़ दिया और कहा कि पाकिस्तान खुद जिहादी आतंकी समस्या है। और जो पूरी दुनिया में इस समय बात हो रही है कि आप तो बहुत बड़ी समस्या है इस समय आतंकवाद की वजह से आपके देश को उस तरीके से देखा जाता है, और इस बीच आप ही कह रहे हैं कि मैं बिचौलिया बन जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं भद पिटवा रहा है पाकिस्तान पूरी दुनिया में। عنوانی که شما بخواید اسمش رو ببرید 15 بندی یا کمتر و بیشتر، درخواستایی بسیار زیاده خواهانه و غیر واقع بینانه و غیر منطقی بوده. نشست‌هایی که پاکستان با کشورهای همسایه داره، خب I don't know what the Pakistanis think they're doing. I think they're trying to make themselves relevant. They are themselves a huge problem in the world of jihadi terrorism. There cannot be any compromise when it comes to the nuclear weapons that they have or they can enrich quickly. तो देखा आपने किस तरह से पिक्चर सामने आ रही है पाकिस्तान को लेकर, जो पिछले कई दिनों से हम बात कर रहे थे कि अब वाकई ही पाकिस्तान उस स्थिति में है। मैं सीधे शब्दों में कहूं कि पाकिस्तान क्या वाकई कोई दो देशों के बीच मध्यस्थ बनकर उनकी जंग को रुकवाने की हल्की सी भी आप कहिए कि काबिलियत रखता है? मेजर गौरव आर्या, ये तो बात वही हो गई ना कि एक तो आपको बुलाया किसी ने नहीं और आप बीच में कूदने की कोशिश कर रहे थे, फिर आपको बुलाया गया और बताया गया कि भाई तुम यहां पर इनवाइटेड नहीं हो, आप बाहर जाओ। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है। नहीं, मैं इससे बड़ी बात आपको बताता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। बिल्कुल बात ये हुई है दोस्तों कि मीटिंग जो हुई थी इस्लामाबाद में, उसमें आया कौन कौन? सबसे पहले उसमें आया इजिप्ट के बाद तुर्की, सऊदी अरेबिया और चौथा पाकिस्तान। 4 मुस्लिम देश बैठ के फैसला कर रहे हैं। हमला करने वाला कौन? इजराइल और अमेरिका। हमला किस पे हुआ? ईरान पे। यानी कि जो लड़ रहे हैं वो इस मीटिंग में नहीं बैठे, जो लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के खून के जान के प्यासे हैं, वो इस मीटिंग में नहीं बैठे। इजिप्ट बैठा है जिसका कोई लेना देना नहीं है, तुर्की बैठा है जिसके ऊपर से मिसाइल गई है, तुर्की में ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है, सऊदी अरब में हमला हुआ, ये बात तय है। लेकिन जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं इस मीटिंग में। तो सुलह किसके बीच में करवा रहा है भाई पाकिस्तान, जब लड़ने वाले ही बीच में नहीं बैठे? तो सोचिए। चलिए, ये तो बात वही हो गई ना जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि बुलाया किसी ने नहीं है, कहा किसी ने नहीं है, लेकिन आप खुद प्रधान बन रहे हैं। इस बीच कमांड सेंटर में आज कुछ खास स्पेशल आपके लिए और भी है, और वो ये है कि आज खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका नाम है मेजर जनरल जीडी बख्शी। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आपका कमांड सेंटर में। जीडी बख्शी सर, देखिए पाकिस्तान की बात हो रही है, भद पिटवा रहा है पाकिस्तान। मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूं, मेजर गौरव आर्य भी हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान ये समझ गया कि उसके बस की नहीं है, उनको तो सीधे शब्दों में बोल दिया गया आपसे नहीं हो पा रहा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप किस नजर से इस जंग में पाकिस्तान की एंट्री या मध्यस्थता को देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान तो आसिम मुनीर जो हैं, मुल्ला आसिम मुनीर, वो जाके डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ गए, ठीक है। और उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप की एक ख़ास आदत है, एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। जब भी वो पीस टॉक शुरू करते हैं, इसका मतलब वो लड़ाई का प्लान बना रहे हैं। वो पीस टॉक महज करते हैं टाइम गेन करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए, पीठ में छुरा घोंपने के लिए। पिछले साल एग्जैक्टली ये किया उन्होंने जून 2025 में, जब 12 दिन की युद्ध हुआ था। उन्होंने पीस टॉक का नाटक किया, पीस टॉक में फंसाया ईरान को और फिर धोखे से हमला कर दिया। इस साल बिल्कुल हूबहू वही चीज़ रिपीट करी।
कि साहब पहले तो पीस टॉक का नाटक किया, बोला साहब ओमान के फॉरेन मिनिस्टर जो मध्यस्थता कर रहे थे उन्होंने बोला साहब वो हो गया साहब, सब कुछ हो गया। ईरान हैज एग्रीड टू हैंड ओवर 450 kgs ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम, और एक दिन बाद साहब उस पर अटैक शुरू हो गया। तो मतलब जब पाकिस्तान ने ये ड्रामा शुरू किया तो मेरे को स्ट्रेट अवे लगा दिस इज पार्ट ऑफ द डिसेप्शन प्लान ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वो तीसरी बार ही वांट्स टू प्ले द सेम घिसा पिटा रिकॉर्ड कि हम बातचीत करेंगे, बातचीत के बहाने में वो हमला करेंगे। इस बार वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना चाहते हैं। और कौन उचक के आ रहे हैं? आसिम मुनीर, फेवरेट फील्ड मार्शल ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, वो आ गए हैं ईरान का बेवकूफ़ बनाने कि हाँ टॉक्स करो, हम टॉक्स करा रहे हैं, हम मुस्लिम मुल्क करा रहे हैं टॉक्स। ये सारे अमेरिका के पीछे लगू हैं। डिसेप्शन प्लान में ये ईरान का गार्ड डाउन करना चाहते थे और ईरान समझ गया है चाल, उसने साफ बोल दिया है साहब ये तो अपने आप मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ, मैं मध्यस्थता कर रहा हूँ। 3-4 बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। जो 15 पॉइंट प्लान हमको दिया है इज एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल। व्हाट इट मीन्स इज सरेंडर कर दो। अबे तुमने कौन सी मार मारी है हमें साहब कि हम सरेंडर करें? आप बताइए कौन सी ऐसी मार मारी है? जितना आपने मारा है उतना हमने भी लगा दिया है। ठीक है, वी आर नॉट फिनिश्ड, यू मे बी फिनिश्ड। वो तो ये कह रहे हैं हम तो लड़ने को राजी है, अगले कई महीने लड़ने को राजी है। तो ये पाकिस्तान की फितरत है। वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा गाना है हिंदी में, एक चतुर नार बड़ी होशियार है जो अपने ही जाल में फंसत जात। ठीक है साहब, ये इतने नाटक करते हैं, इतने तमाशे करते हैं कि अपना ही जाल ये औरों को फंसाने चलते हैं, दुनिया को खुद फंस जाते हैं उसके अंदर। और इस बार तो अच्छे खासे फंसे हैं। बख्शी सर, मैं आपके पास वापस आऊंगा, इस बातचीत को थोड़ा सा और भी आगे बढ़ाएंगे। कमांड सेंटर में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, मध्यस्थता करने की कोशिश थी लेकिन इस बीच प्लान फेल हो गया। दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। और मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए पाकिस्तान के जो सीक्रेट गेम की बात हो रही थी और वो जो प्लान दुनिया के सामने बेपर्दा हो गया। जिक्र फर्जी शांति दूत का कब्जे वाला प्लान, ईरान ने नकारा, इजराइल ने दुत्कारा। शरीफ का सीक्रेट गेम हुआ लीक। जंग के बीच अपने पाप धोने निकला पाकिस्तान बावला बिचौलिया बनकर घूम रहा है। शरीफ मन ही मन बांध बैठे हैं कि वो ही शांति दूत हैं, लेकिन हकीकत ये कि शरीफ को कोई मुंह नहीं लगा रहा। बेशर्म पाकिस्तान खुद ही घूम घूम कर ढोल पीट रहा है कि उसके पास अमेरिका ईरान के दरमियान जारी जंग रोकने का प्लान है। बस शरीफ ये नहीं बता रहे कि इस पीस प्लान की आड़ में वो कौन सा सीक्रेट गेम खेल रहे हैं, क्योंकि खबरें हैं कि शांति का मसीहा बनने की कोशिश कर रहा पाकिस्तान खुद पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की जमीन हड़पने में लगा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने पक्तिका प्रांत में बाड़ लगाकर अफगानिस्तान की कम से कम 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कंट्रोल कर लिया है। यानी पहले अफगानिस्तान पर रात के अंधेरे में गोले बारूद बरसाए और फिर चुपके से जमीन कब्जा ली। और गूगल तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे पाकिस्तान धीरे धीरे पड़ोसी मुल्क की जमीन निगल रहा है। अब ऐसे में जो पाकिस्तान खुद दूसरी जमीन पर नजरें गड़ाए बैठा हो, वो भला कैसे दूसरे की जमीन पर शांति की बात कर सकता है। तो पाकिस्तान की क्या तस्वीर है वो सब कुछ बयां हो गया। जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर गौरव आर्य जी सर, मेरा आपसे यह सवाल है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा अमेरिका के कहने पे? क्योंकि आसिम मुनीर गया व्हाइट हाउस पे सर, लंच करा, खाना खाया। ये सारी जो मीटिंग कर रहा है उस मीटिंग में सर तुर्की भी है, उसमें इजिप्ट भी है, सऊदी अरब है, लेकिन जो लड़ रहे हैं वो उस मीटिंग में है नहीं। तो इस मीटिंग का सबसे पहले इस मीटिंग का क्या वजूद है सर, मेरा पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा? नहीं, देखिए अमेरिका के साथ मिलकर
जबकि अमेरिका की फितरत है, डोनाल्ड ट्रंप का पैटर्न ऑफ बिहेवियर है कि जब भी वो पीस टॉक की बात करते हैं वो युद्ध की प्लानिंग कर रहे होते हैं। पीस टॉक को वो डिसेप्शन प्लान के तौर पर देखते हैं, जिससे उनका दुश्मन वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, थोड़ा आश्वस्त हो जाए कि नहीं, हमला नहीं हो रहा, और वो सरप्राइज हासिल करे। एक बार आपने कर लिया पिछले साल जून 2025 में, फिर इस साल किया फरवरी 2026 में। बातचीत चल रही थी पहले कतर में, फिर जनीवा में, सब जगह ये भी अनाउंस हो गया था कि हाँ साहब वी आर देयर, हम अकॉर्ड हो गया है। और अकॉर्ड शकॉर्ड होने के बावजूद वो आपने हमला कर दिया, बिकॉज आपका प्लान शांति की टॉक का कभी था ही नहीं। तो जब भी अमेरिका ये नाटक करता है कि पीस टॉक्स कर रहे हैं, वो हमले के प्लान, इस बार वो बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना चाहता है, उसको सरप्राइज चाहिए। इतना अनाउंस कर दिया है, खर्ग आइलैंड एडवर्टाइज कर दिया है कि हम खर्ग आइलैंड पे आ रहे हैं, कि कोई गधा भी अपने डिफेंसेस जो है वो पूरे कर लेगा, ठीक है, और नहीं तैयार तो वो तैयार कर लेगा। तो कैसे आप डिसेप्शन हासिल करेंगे? कम शहबाज शरीफ और उनके ये बटलर साहब और उनके बटलर के ओनर आसिम मुनीर, जो कि 3 महीने में 3 बार धमक गए थे व्हाइट हाउस और गोदी में जाके बैठ गए थे डोनाल्ड ट्रंप की कि मेरे आका, मुझे हमको 250 साल का एक्सपीरियंस है अंग्रेज़ों के जूते चाटने में। यू आर अ वाइट सुप्रीमेसिस्ट, हम भी आपके जूते चाटना चाहते हैं साहब। बहुत क्या कहते हैं, मिस कर रहे हैं कि जूते चाटे कुछ अरसा हो गया है। आज़ादी हमें नहीं चाहिए साहब, हम तो आपके ताबेदार, आपके गुलाम हैं साहब। मेरे लिए क्या काम है? उसने 2 काम दिए। एक बोला कि बगराम का एयरबेस मुझे ला के दो। बोले मेरे आका अभी लो, मैं ऐसी बॉम्बिंग करूंगा, आई विल बॉम्ब बैक अफगानिस्तान टू द स्टोन एज। अरे रहने दीजिए साहब, रशिया ने ट्राई कर लिया, अमेरिका ने 20 साल ट्राई किया, वो नहीं कर सके। तुम किस खेत की मूली हो? ये मुंह मसूर की दाल, ये चले थे अफगानिस्तान को बॉम्ब बैंक करने। एज इट इज़ अफगानिस्तान स्टोरेज में है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास फाइटर बॉम्बर नहीं, तो आपने सोचा कि मैं बॉम्बिंग करके हिला दूंगा, ठीक है साहब। वो जो है उसके पास फाइटर बॉम्बर नहीं, सुसाइड बॉम्बर की कोई कमी नहीं है अफगानिस्तान के पास। और अब वो ड्रोन्स भी लगा रहा है, दाग दिए ड्रोन्स उसने नूर खान बेस की तरफ, रावलपिंडी की तरफ ड्रोन्स दाग दिए, लेने के देने वहां भी पड़ जाएंगे। अब ये चले थे चतुर बनने, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने कि साहब मैं ये, और फिर इन्होंने जाके अपने 10 जहाज निकलवा लिए वहां से कि ईरान में आपके लिए पीस टॉक कर रहा हूँ, मेरे जहाज छोड़ दो। तो उनने भी बेचारों ने, चलो तुम कोशिश कर रहे हो शायद हमारे लिए, झांसे में आ गए और 10 जहाज छोड़ दिए। अब वो कुड़ के बैठ गए कि साहब ये तो पुराना घिसा पिटा राग है, हमको ऑफ गार्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि हम अपना गार्ड डाउन करें, पीस टॉक्स की तरफ देखें, और ये हम पे ग्राउंड बूट्स ऑन द ग्राउंड लगा देगा। सर मेरा एक और सवाल है सर, मैं आपसे सवाल पूछना ये चाहता हूं कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट हुई थी, उसमें यह था कि अगर एक के ऊपर हमला होगा तो माना जाएगा कि दोनों के ऊपर हमला हुआ है। अब सऊदी अरब के ऊपर हमला हो रहा है, आपको क्या लगता है सर कि इसमें पाकिस्तान बीच में क्यों नहीं पड़ रहा? पाकिस्तान ने तो साइन करके दिया है कि अगर सऊदी अरब पे हमला है तो माना जाएगा पाकिस्तान के भी ऊपर हमला है। गौरव वही तो बात है, कह देना बड़ा आसान है। उन्होंने सोचा था कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं ऐसे ही झांसा दे दूंगा, मैं बहुत चतुर हूं, मेरे को चाहिए पैसा सऊदी अरेबिया का, तो बोलने में क्या हर्ज है, कह देने में क्या हर्ज है, करेंगे किसने करना है। ये तो क्लियर था फ्रॉम द वर्ड गो कि पाकिस्तान, इफ यू थिंक इट विल कम टू फाइट फॉर सऊदी अरेबिया एंड इट विल अटैक इजराइल और इट विल अटैक ईरान, अरे साहब नॉट इन अ मंथ ऑफ संडेज। और एग्जैक्टली वो हुआ। अब इसने देखा कि साहब मैं तो फंस गया, मैं तो कमिट किया था, और बड़े धड़ल्ले से फोन उठा के आसिम मुनीर ने, जब लड़ाई शुरू हुई थी तो सऊदी अरेबिया से पूछा था जरूरत चाहिए तो बता दीजिएगा। तो
पिट गए हैं वो बेचारे, एक के ऊपर हमले पे हमला हुआ जा रहा है। उनका रास ऑयल रिफाइनरी जला दी है, राख जी। कर दी है, कितना नुकसान किया है। एयर बेसिस हिट हो रहे हैं, रियाद में अमेरिकन एम्बेसी हिट कर दी। अब रह क्या गया, ये अभी तक इन्होंने सोचा अरे बाप रे ये जी। जाना पड़ेगा वाकई लड़ने के लिए, तो मैं तो साहब मध्यस्थता कर रहा हूँ ना, मैं तो बिचौलिया हूँ, मैं तो बीच में आ रहा हूँ। अब मैं कैसे आपको ट्रूप्स दे सकता हूँ, क्योंकि आई एम ट्राइंग फॉर पीस, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। बख्शी सर एक और सवाल। ये जी। साहब चौतरफा वो जी। कहते हैं ना। मैं एक और चीज जाननी चाह रहा हूं। आपने जिक्र कर दिया कि अमेरिका सब कुछ करवा रहा था। इस पूरे प्रोपेगेंडा के बीच अमेरिका ने जो भी करवाया पाकिस्तान से, मेरा सवाल है कि क्या पाकिस्तान के हाथ में कुछ लगा भी या नहीं, या सिर्फ हसीहत ही दुनिया भर में हुई उसकी कि हाथ आज भी खाली है, पहले भी हाथ सामने था, नहीं। अब भी हाथ सामने, कुछ लगा हाथ में आया कि सब खत्म? नहीं, देखिए एक ही फायदा हुआ पाकिस्तान को, वो ये हुआ कि पहले ईरान ने सोचा ये सिंसियर है, शायद ये मेरी मदद की, गर्दिश के वक्त मेरी मदद की कोशिश कर रहे हैं। उसने इनके 10 जहाज छोड़ दिए और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि 10 जहाज छोड़ दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला, मुझे 10 जहाज़ों का गिफ्ट दिया है ईरान ने, पाकिस्तान के जरिए गिफ्ट दिया है। उन्होंने बोला अच्छा ऐसा है, वो चिढ़ के उन्होंने अब इनको बोल दिया है कि हम तो बात नहीं कर रहे, तुम जिससे कर रहे हो करो, वी हैव नथिंग टू डू विद दीज टॉक्स। अब वो समझ गए, ज्यादा देर तो नहीं लगता ना साहब। यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, बट यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। मेरा एक और छोटा सा सवाल है सर, मेजर गौरव आर्य भी सवाल लेना चाहेंगे। मेरा सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम को आप भारत के लिहाज से किस तरह से देखते हैं? क्योंकि बहुत बातें होने लगी थी कि देखिए पड़ोसी देश है, हमारा दुश्मन देश है, लेकिन वो तो इतनी बड़ी जंग को बीच में रुकवाने की बात कर रहा है। भारत के नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम का असर आप हमारे ऊपर या जो भारत की इमेज पूरी दुनिया में उस पर किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, इमेज तो आप छोड़ दीजिए, द सिंपल फैक्ट इज वी आर टेकिंग अ बिग इकोनॉमिक हिट। 3 इकोनॉमीज हैं एशिया के अंदर विच हैव बीन हिट द हार्डेस्ट बाय दिस ईरान क्राइसिस, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया। These 3 economies have been particularly hard hit, along with छोटी इकोनॉमीज तो बेचारी वो तो चरमरा गई हैं, और यूरोप की इकोनॉमीज का सवा सत्यानाश हो गया है। ठीक है, अमेरिका के झांसे में उन्होंने रूस से सस्ता तेल जो मिल रहा था, गैस मिल रही थी, खरीदना बंद किया, ज्योग्राफिकली क्लोजेस्ट था। अब वो बेचारे यहाँ पे शुरू हुए कि गल्फ से वो तेल लेंगे, गैस लेंगे। अमेरिका ने गल्फ का तेल और गैस बंद करा दिया है। अब अमेरिका इस फिराक में है कि जो भी तेल है 22% दुनिया का तेल और गैस वो खत्म कर दिया जाए। खुद तो हम खत्म करेंगे, बाकी ईरान मार मार के सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर शतर में, कुवैत, ईरान, इराक, सब जगह ये खत्म कर दें। 22% दुनिया का गैस और तेल ऑफ, 30% फर्टिलाइजर ऑफ, एल्यूमिनियम ऑफ 14%। तो दुनिया की तो साहब आपने सवा सत्यानाश कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की इकोनॉमी का। और अगर वो समझ रहे हैं कि वो ज्यादा ही चतुर हैं कि उनकी इकोनॉमी का कुछ नहीं होगा, अमेरिका में तेल की कीमत जो $2 से $3 प्रति गैलन थी, बढ़ के $5 प्रति गैलन पे आ गई है, 6-7 तक जा सकती है। वहाँ जो फर्टिलाइजर की प्राइस क्रॉप प्लांटिंग सीजन के पहले 42% से बढ़ जी साहब, फूड प्राइसेस बढ़नी शुरू। तो चलिए इसका आप ये सर कह रहे हैं कि जो खामियाजा है कहीं ना कहीं अमेरिका को भी भुगतना होगा। ठीक है, तो चलिए बात यह है कि जंग कभी भी कहा जाता है मेजर गौरव आर्य कि जंग किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती और वो अमेरिका को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। जीडी बख्शी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए मेजर गौरव आर्य। तो जीडी बख्शी सर, एक ही चीज हमें लग रहा था कि कह रहे हैं कि भला किसी का नहीं है ना पाकिस्तान का, जिस तरह से वो एक प्रोपेगेंडा पूरा कर रहा था वो तो पूरा एक तरह से बेनकाब हो गया, एक्सपोज हो गया बुरी तरीके से पाकिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए बहुत छोटा सा ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सुपर पावर का साइलेंट गेम क्या है, पूरा साइलेंट गेम ब्रेक के बाद। कमांड सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेजर गौरव आर्य लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब बात इस सेगमेंट में हम करेंगे सुपर पावर की, और सुपर पावर की सीक्रेट गेम की, साइलेंट गेम की। जी हां, बात साइलेंट गेम की होगी क्योंकि महायुद्ध के बीच
ये अहम और बड़ी खबर है। महायुद्ध के बीच अमेरिका की क्यूबा पर नजर है। क्यूबा पर फ्रेंडली टेकओवर के संकेत दिए गए हैं ट्रंप की ओर से। वहीं ट्रंप के दौरे से पहले चीन ने कूटनीतिक चाल चली है। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता को चीन ने बुला लिया। ताइवान की राजनीति में चीन का सॉफ्ट एंट्री गेम। वहीं नेतन्याहू की लेबनान को बांटने की तैयारी है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। खाड़ी में जाल, जारी है ग्लोबल चाल। ईरान पर प्रहार, मिशन विस्तार। सुपर पावर्स का साइलेंट गेम। महायुद्ध के बीच दुनिया एक खामोश लेकिन खतरनाक खेल खेल रही है। यह सिर्फ जंग नहीं, यह है महाशक्तियों का मास्टर प्लान, जहां हर चाल के पीछे छुपा है बड़ा दांव। अमेरिका की नजर अब सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि क्यूबा पर भी है। खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, पहले ईरान फिर क्यूबा। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने रूस के तेल टैंकर को क्यूबा पहुंचने की इजाजत भी दी। यानी खेल सिर्फ दबाव का नहीं बल्कि संतुलन का भी है। Yeah, Cuba's going to be next. Cuba's a mess. It's a failing country, and they're going to be next. Within a short period of time, it's going to fail. उधर एशिया में चीन ताइवान को अपनी पकड़ में लाने की तैयारी में है। चीन ने ट्रंप के चीन दौरे से पहले ताइवान की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की नेता चेंग लीवुन को बुलाया है। वहीं रूस यूक्रेन पर दबाव बनाए हुए है। उधर इजराइल ईरान के बीच सीधी टक्कर है। साथ ही लेबनान में इजराइल का ग्राउंड एक्शन जारी है। वहीं तुर्की सीरिया में प्रॉक्सी वॉर पर प्रहार करने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर ताकत बढ़ा रहा है। महायुद्ध की इस मैट्रिक्स में कोई ना कोई देश अपनी अपनी चाल चल रहा है। कोई तेल के लिए, कोई जमीन के लिए, तो कोई सत्ता और दबदबे के लिए। अब सवाल यही है, क्या यह साइलेंट गेम दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहा है? या जब भी चीन की एंट्री होती है या रूस का जिक्र होता है और एक बीच अमेरिका का है और सीधे संकेत या बात होने लगती है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन चीन की या अमेरिका की हम बात कर रहे हैं। सुपर पावर की साइलेंट गेम से जुड़े कुछ तथ्य हमारी स्क्रीन के ऊपर आएंगे। चीन का ताइवान को लेकर प्लान क्या है? मेजर गौरवारी हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करेंगे। ट्रंप की चीन दौरे से पहले कूटनीतिक चाल एक तरह से कही जा रही है। मेजर गौरवारिया, और कुछ और पॉइंट्स हैं, अगर आप इस और आ जाएं तो एक बार दर्शक उसको जरूर देख पाएंगे। ताइवान की राजनीति में सॉफ्ट एंट्री गेम इसको कहा जा रहा है। देखिए, और एकदम से आते रहेंगे। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता का चीन दौरा बहुत अहम है और ताइवान को अपना मानता रहा है या मानता है या दावा करता है चीन। मेजर गौरवारिया, ये वाकई ताइवान प्लान चीन का है, इसको समझा जाए इस पूरे माहौल के बीच जहां मिडिल ईस्ट में जंग छिड़ी है? देखिए, साफ सीधी बात है गौरव जी, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर है, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं है। और चीन को एक बात पता है कि अमेरिका दो बड़े युद्ध में फंसा हुआ है। एक रशिया यूक्रेन में भी अमेरिका फंसा हुआ है और अब मिडिल ईस्ट में डायरेक्टली फंसा हुआ है ईरान के साथ। और उसको यह बात पता है कि इस वक्त अमेरिका टस से मस नहीं हो सकता। यह अच्छा मौका है। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ताइवान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा, लेकिन यह बात भी सच है कि चाइना ने प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। गौरव, शुरू कर दिया। आप ये देखिए, यह है ताइवान जी। अगर यह ताइवान है तो आप ये देखिए, ये जो इलाका है मैं अपने हाथ से दिखा रहा हूं जी जी, ये पूरा जो इलाका है, ये वाला ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका, यहां पे चाइना की 80 से लेकर 85% पॉपुलेशन है। ये हाईली पॉपुलेटेड, सारे के सारे आप देखिए, यहीं पे इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहीं से चाइना पैसा कमाता है। इसीलिए ताइवान उसके लिए हिस्टोरिकल रीजन से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां के ऑपोजिशन लीडर को बुलाया है, राइट? और डोनाल्ड ट्रंप कहां जाने वाला है? चाइना जी। एक चाल शय और मात, बीच में क्यूबा जी। क्यूबा किसका गढ़ है? रशिया का जी। रशिया तेल भेज रहा है क्यूबा के लिए, अमेरिका उस तेल को काट रहा है। और दो देश जिसका 90% तेल चाइना खरीदता था, पहला वेनेजुएला, दूसरा ईरान जी, नल बंद कर दिया अमेरिका ने। यह भी गेम चल रहा है। चलिए, जो आप जिक्र कर रहे थे चाइना से, चीन से ताइवान 130 किलोमीटर है और आपने ऑलरेडी उस पूरे इलाके का जिक्र कर दिया जहां से पूरा पैसा चीन को आ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जो पूरी दुनिया में छाई रहती है या दावा किया जाता है, तो वही तो ये इतनी पास होने की वजह से भी, चलिए आपने हिस्टोरिकल रीजंस का जिक्र कर दिया, लेकिन मेरा यह सवाल है कि इस बीच ये मूव चीन का, इसको किस तरह से समझा जाए कि ये वर्ल्ड पूरे को किस तरह से इंपैक्ट कर सकता है, या चीन को लग रहा है कि हाँ ये सही मौका है एंट्री करने? देखिए, चाइना अभी ताइवान के ऊपर हमला नहीं करेगा जी, बिल्कुल नहीं करेगा। चाइना चाह रहा है कि 10 और लड़ाइयों में अमेरिका व्यस्त हो जाए, अमेरिका के पैसे लग जाएं, अमेरिका कमजोर हो जाए, फिर चुपचाप जाएगा और ताइवान को निगल लेगा। चाइना के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की तारीख में चाइना किससे डर रहा है? रिपरकशन से जी, क्योंकि अमेरिका कुछ ना कुछ ऐसा कर सकता है जिससे चाइना को नुकसान हो। चाइना कह रहा है इत्मीनान से बैठो, इत्मीनान से बैठो,
कोई डर, कोई हड़बड़ी की बात नहीं है। यहां पे अमेरिका फिर से गलती करेगा और जिस दिन गलती करेगा उस दिन दबोच लेंगे। जी बिल्कुल। और बीच ये भी सवाल है कि अरब युद्ध का जो साइलेंट गेम है उसको किस नजर से देखा जाए। ये कूटनीतिक चाल का जिक्र हो रहा है। मैं इससे पहले ये भी बात कर रहा हूं कि चीन ताइवान एनाकोंडा स्ट्रेटेजी की बात होती है और सॉफ्ट गेम एंट्री की बात हो रही है। ताइवान की विपक्षी पार्टी के नेता का चीन दौरा आता है, लेकिन अब सवाल यही है कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमी या सुपर पावर जिनको कहा जाता है उनमें चीन है, उनमें रूस है और उनमें बात अमेरिका की भी होती है। अब ये भी नजर रखिए, मैं आपको एक बार दिखाता हूं, उसके बाद बात करूंगा। एक नजर चीन के एनाकोंडा स्ट्रेटजी के ऊपर भी डालते हैं, जिसका इस्तेमाल चीन ताइवान के खिलाफ करता है। देखिए, चीन की एनाकोंडा स्ट्रेटजी ताइवान के खिलाफ चीन की रणनीति का हिस्सा है। सांप की तरह धीरे धीरे घेरने की रणनीति, सीधा हमला नहीं, घेरेबंदी को करना, समंदर आसमान से सैन्य घेराबंदी करना, आर्थिक नाकेबंदी कर देना, सप्लाई कट कर देना, उसका भी प्लान बनाना और बिना जंग, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए चीन को लेकर, कि जंग नहीं करने की जरूरत, झुकाने की जरूरत है और वही चाल है और उसका ही जिक्र है। ये एनाकोंडा स्ट्रेटजी, ये तो कोई गुरिल्ला वॉर हो रही हो उसमें कोई कोड वर्ड की तरह लगता है। देखिए, यही चीज बहुत लोगों ने, वेनेजुएला को ऐसा लग रहा था कि रूस आएगा चाइना आएगा जी, सीरिया को लग रहा था रूस आएगा चाइना आएगा, ईरान को लग रहा था रूस आएगा चाइना आएगा, दोनों में से कोई कहीं नहीं आया। चाइना की एक खसूसियत है, चाइना की एक खास बात है, और चाइना की सबसे खास बात यह है कि चाइना बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालता, चाइना कभी सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। जो एनाकोंडा स्ट्रेटजी है वो क्या है? धीरे धीरे इनकी सांस रोको, धीरे धीरे कट ऑफ करो। ताइवान एक आइलैंड है ना, एक द्वीप है, उसको कट ऑफ कर दो धीरे 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 और उसको कमजोर करते रहो और पुश दी एनवेलप। बहुत बड़ी बात है गौरव, पुश दी एनवेलप, धीरे धीरे धकेलते रहो कि देखो अच्छा अब हमने इतना कर दिया, क्या अमेरिका कुछ करेगा? अच्छा चलो आज हमने 4 कदम और ले लिया, क्या अमेरिका कुछ करेगा? कल 10 कदम और ले लिया, क्या अमेरिका कुछ करेगा? अगर अमेरिका कुछ करता है तो 2 कदम पीछे ले लिया, फिर अगले दिन आगे चले गए। ये चाइना कर रहा है। देखिए, मैं एक और चीज कह रहा था, रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन में, अमेरिका उलझा हुआ है यूक्रेन और इधर मिडिल ईस्ट में। चीन ऐसा देश लगता है जो अपनी अर्थव्यवस्था पर फोकस भी कर रहा है और कंट्रोल बहुत सारी चीजों को कर रहा है। कहीं ना कहीं उसका प्लस पॉइंट है या उसकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा भी। बिल्कुल, चीन कभी फालतू की चीजों में नहीं पड़ता कि यहां पे बम मार दो, यहां पे मिसाइल मार दो, नहीं। चाइना इज वेरी क्लियर कि हमें अगर अपने मकसद हासिल करने हैं तो हमें लॉन्ग गेम खेलना है, T20 नहीं खेलना जी। ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं लोग। चलिए, चीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। चीन ने पुराने फाइटर जेट को ड्रोन में बदला है। 200 पुराने J6 जेट को ड्रोन में बदल दिया। मैं समझने की कोशिश करूंगा मेजर गौरवारे से कि इसका मतलब क्या है, लेकिन ताइवान के पास 6 एयरबेस पर तैनाती है। चीन ने ताइवान की जो सैन्य घेरेबंदी की हुई है और पेंटागन का अगर जिक्र करें, चीन का 2027 तक का ताइवान पर कब्जे का पूरा प्लान है, ऐसी भी पेंटागन की तरफ से कहा जा रहा है। ये जो फाइटर जेट को ड्रोन में बदल देना, ये किस तरह की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है चीन, और खास तौर पर ताइवान को लेकर? जी, इसमें 2 बातें हैं जी। अगर एक जहाज है और एक पायलट है, द पायलट इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लेन। सबसे पहली बात, किसी भी एयरफोर्स के सीनियर अधिकारी से पूछिए कि आप एक प्लेन को कुर्बान करना चाहते हैं कि एक पायलट को, वो कहता है भाई 2 प्लेन चले जाएं, पायलट को नहीं, क्योंकि आप पायलट को रिप्लेस करना लगभग नामुमकिन या बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो पुराने जहाज हैं, आपने पुराने जहाज में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके, एआई का इस्तेमाल करके उनको ड्रोन बना दिया, यानी कि काम वही करेगा, लेकिन उसके अंदर पायलट नहीं होगा। तो वो जो जहाज है वो जाके आप देखिए, इसको हम लोग कहते हैं, ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि अमेरिका ने शुरू करा था, राइट? लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट कहते हैं 6 जनरेशन फाइटर्स के साथ, यानी कि एक जहाज इसके अंदर पायलट है और उसके इर्द गिर्द 8-10 और हवाई जहाज। उन 8-10 हवाई जहाजों में एक में भी पायलट नहीं है, पायलट सिर्फ इस मेन जहाज में है और ये अपने कंप्यूटर से एआई के थ्रू 10 जहाजों को कंट्रोल कर रहा है। ये बटन दबाता है, ये 10 जहाज 10 अलग डायरेक्शन में जाते हैं और 10 अलग टारगेट्स पे बमबारी करते हैं। चाइना यही कर रहा है। ठीक है मेजर गौरवारे, एक और तस्वीर हमारे पास आ रही है, उसका रुख करेंगे। इजराइल के अपर गलील में एक हमले का वीडियो सामने आया है। ये जगह लेबनान से कुछ किलोमीटर दूर है और उसकी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हमले की अलग अलग वीडियोस अब सामने आ रही हैं कि किस तरह से अटैक। मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, दर्शकों को देखने में आसानी होगी। और मैं इसको देख पा रहा हूं कि अगर सीसीटीवी का हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि ये सीसीटीवी की फुटेज मुझे लग रही है और उसके ऊपर मैं टाइम भी पढ़ रहा हूं। ये 31 मार्च 2026 की 11:45 की वीडियो है। लेबनान से कुछ दूर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर यह दावा किया गया, हमला किया गया।
देखिए अटैक की ऐसी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर ये भी बयां कर रही है कि हमले लगातार जारी हैं। नहीं बिल्कुल हाँ। हमले जारी हैं, लेकिन इनसे ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता मैं आपको बताता हूं। जी। ये जो भी नुकसान हो रहा है ना, ये रिपेयर हो जाएगा। रिफत ने यही तो बताया था मैं 3 दिन पहले जी। कि जब भी कोई गड्ढा होता है 1 घंटे के बाद सारा रिपेयर, आपको पता ही नहीं लगेगा वहां पे बमबारी हुई है। जी। राइट। तो आप ये देखिए कि कितनी जल्दी से हर चीज को इजराइल नॉर्मल कर रहा है। और इजराइल के आप जब देखिए इजराइल और अमेरिका बमबारी करते हैं तो सारी की सारी लीडरशिप ईरान की साफ कर देते हैं। ईरान ने मिसाइलें बहुत मारी, ग्राउंड पे नुकसान करा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अभी तक क्या वो नेतन्याहू को छू पाए? कभी किसी मिलिट्री कमांडर को छू पाए? किसी इजरायली मंत्री या जनरल को छू पाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि जैसे मैंने जहाज के बारे में बताया ना कि जहाज इंपॉर्टेंट नहीं है जी, पायलट इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से मैं आपको इजराइल के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, उस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं कि यहां पे बिल्डिंगों पे ऊपर अगर मिसाइल गिरती है वो रिपेयर की जा सकती है, लेकिन अगर लीडरशिप चली जाए उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। और अभी तक ईरान नाकामयाब रहा है। हां, बिल्डिंगों के अंदर मिसाइल मार सकता है ईरान जी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम लीडर निपटा दिया ईरान का। हाँ, वो तो 24 घंटे में ही हो गया ना जी। वो तो 24 घंटे में जैसी जंग शुरू हुई उसके बाद पहली खबर आई कि खामेनेई की मौत हो और गई। उसके बाद एक एक करके जो बड़े लीडर थे उनको मार रहे हैं। चलिए उनके नेवी चीफ को मार दिया 4 दिन ठीक है, पहले। मैं क्यूबा वाली जो पॉइंट था उसके ऊपर भी कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। जी। अमेरिका के निशाने पर क्यूबा है क्यों? ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगला नंबर क्यूबा का है। अमेरिका का कट्टर विरोधी क्यूबा है। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस दुनिया को याद है, लोग जो पढ़ते हैं वो भी याद होगा। आर्थिक संकट से क्यूबा जूझ रहा है। एक आप कहिए कि ऐसा देश है जहां पर आर्थिकता, अर्थव्यवस्था उनकी बहुत खराब है। तेल सप्लाई रोककर दबाव बना चुका है ऑलरेडी यूएस, और फ्रेंडली टेकओवर का संकेत भी ट्रंप दे रहे हैं। क्यूबा में निवेश का बड़ा मौका भी अमेरिका देख रहा है। क्यूबा भी टारगेट पर है। मतलब आप कह रहे थे कि चीन इन कामों में नहीं है, लेकिन अमेरिका का पूरा फोकस है इस पर भी, उस पर भी, इन पर भी। देखिए, मैं एक फ्रेंडली टेकओवर की जहां तक बात है, मैं आपको साफ सीधी बात बताऊं, ये इसका कोई इनको ज्यादा फायदा नहीं है। क्यूबा में ऐसे कोई बड़े वेनेजुएला जैसे तेल के भंडार नहीं है। ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप इसलिए कर रहा है क्योंकि नवंबर में चुनाव है मिड टर्म अमेरिका में जी। और वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। मैं भी आएगा पीछे एक बार जी। क्यूबा का, और थोड़ा सा वो भी समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली पोजीशन क्या है अमेरिका से और उसके बाद क्यूबा। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं। 145 किलोमीटर का भी जिक्र कर दिया जी। बेशर गौर वाले। ये बिल्कुल सामने मायामी के है, जो मायामी शहर है उसके बिल्कुल सामने है, और ये क्यूबा है। देखिए, अगर हम बात करें वेनेजुएला की, जी ठीक है जी, वेनेजुएला की जो कि लगभग इधर है, ठीक है, तो वेनेजुएला जैसा तेल के भंडार नहीं है क्यूबा में। और एक जमाने में क्यूबा बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। आपने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की बात करी, बे ऑफ पिग्स, मतलब एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन आज की तारीख में वो सब नहीं है। सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद आज की तारीख में कुछ है नहीं वहां पे, लेकिन एक लो हैंगिंग फ्रूट है। हमने वेनेजुएला गए, हमने मडूरो को उठा लिया। हम क्यूबा गए, हमने देश के ऊपर कब्जा कर लिया। मैं स्ट्रॉन्ग मैन हूं, मैं ही मैन हूं, भाई मेरी तारीफ करो, मुझे नवंबर में वोट दो। ये खेल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला जी, कुछ नहीं होने वाला इसमें। हाँ ठीक है, आप एक कहानी बता सकते हैं कि चाइनीज प्रेजेंस को हम काउंटर करना चाहते हैं, यू कैन टेल दैट स्टोरी, बिल्कुल, लेकिन इसमें अब इन तिलों में तेल नहीं रह गया है। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं ना कि कहीं ना कहीं ये भी है कि कल को दोबारा कोई रशिया या कोई चीन जैसा आकर यहां पर कोई स्थिति को बनाए, उससे पहले खुद कब्जा कर लो। नहीं तो फिर तो आपको, फिर आप मेक्सिको पे कब्जा करिए, फिर आप पूरे साउथ अमेरिका, वो तो फिर चीज उसका तो अंत ही नहीं है कि चाइना आ गया। चलिए, अमेरिका को कुछ टारगेट कुछ हमारे पास आ चुके हैं, मैं एक एक करके उनके ऊपर बात करूंगा। कनाडा, आर्थिक दबाव अमेरिका की तरफ से, अमेरिका के टारगेट्स क्या हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं। कनाडा है जिसके ऊपर आर्थिक दबाव का जिक्र है, पनामा नहर है, वैश्विक व्यापार कंट्रोल करने के लिए, गाजा हम ऑलरेडी जिक्र करते हैं, पश्चिमी एशिया में पकड़ के लिए। अगला टारगेट अमेरिका का ग्रीनलैंड, जहां पर अलग अलग तरह के रिसोर्सेज खनिज हैं, और क्यूबा का हमने ऑलरेडी जिक्र किया, और वेनेजुएला तेल का भंडार है, उनके ऊपर तो ऑलरेडी वो कब्जा कर ही चुके हैं। तो अमेरिका का ये पूरा टारगेट इस समय में नजर आ रहा है, खुद को सुपर पावर बनाने, या मैं कहूं कि वो होता ना कि आप एक पॉइंट के ऊपर पहुंच गए, चोटी पर पहुंच गए या उसके आसपास हैं, तो वहां पर जाकर अपनी स्थिति को बनाए भी रखना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी लगा हुआ मैंने। मुझे लगता नहीं है, जैसे आपने बात करी कनाडा की, आर्थिक दबाव, कनाडा तो मान नहीं रहा। कनाडा ने जाके चाइना के साथ डील साइन कर ली है, बिल्कुल, पूरी ईवी व्हीकल्स इंपोर्ट कर रहा है, उसने भारत के साथ डील साइन कर रहा है। मार्क कार्नी भारत आया था, आपको पता है। मैं आपको रोकूंगा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। लेबनान पर इजराइल का बड़ा ऐलान आया है। लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाएगा इजराइल, और इजराइल की तरफ से बयान दिया गया कि ऑपरेशन के बाद सेना को तैनात कर देंगे। तो जो बात लगातार हो रही है ग्राउंड ऑपरेशंस की, उसको लेकर ये एक अहम बड़ी खबर है। इजराइल ने लेबनान के ऊपर एक बड़ी स्टेटमेंट दी, बड़ा ऐलान किया है। लेबनान में सिक्योरिटी जोन बनाएगा इजराइल।
और इजराइल ने स्टेटमेंट देते हुए जारी किया स्टेटमेंट कि ऑपरेशन के बाद हम सेना को तैनात कर देंगे। मेजर गौरव आर्य, हम अमेरिका का भी जिक्र कर रहे थे, लेकिन इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो इजराइल अपने लिए एक बफर जोन बनाएगा वहां पे, एंड दिस विल बी साउथ ऑफ द लिटानी रिवर। उसने वो इलाका कैप्चर करना है, ये इतिहास है इजराइल का। जब आप इजराइल के ऊपर हमला करोगे, इजराइल आपको सजा देगा। ये लड़ाई जो हिजबुल्लाह ने शुरू करी है, इजराइल नहीं गया था। 7 अक्टूबर जब इजराइल के ऊपर हमला हुआ, इजराइल ने अटैक नहीं करा था, हिजबुल्लाह बीच में कूदा। लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में थी, हिजबुल्लाह बीच में कूदा, हिजबुल्लाह को सजा मिली। अब ये जाके जब लेबनान के इलाके में कब्जा करेगा इजराइल, तब ये लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर बोलेंगे साहब बड़ा जुल्म हो गया हमारे साथ। एक मैप भी आ गया, इजराइल, लेबनान और ये सीरिया। लितानी रिवर में इसी की बात कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट साउथ ऑफ लितानी रिवर। जी इस इलाके में। हाँ, तो ये अगर वहां पर जाकर कब्जा या कोई सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं तो ये अगला पड़ाव कहा जाए, क्योंकि इजराइल इनके साथ भी उलझा हुआ है ना, जिसकी हम एक दिन पहले प्रॉक्सी वॉर का जिक्र कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रॉक्सी वॉर है, ये हिजबुल्लाह है जी, ये शिया मिलिशिया है, ईरान फंडेड, ईरान इनको आर्म करता है जी, और यहां से ये लोग हमला करते हैं। यही इनका इलाका है जी, साउथ ऑफ लिटानी रिवर, जहां पे ये बताया गया है कि हिजबुल्लाह इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये इनका गढ़ है। यहां से हमला नॉर्थ इजराइल में, जो हाइफा इधर है जी, जो हाइफा के ऊपर हमला करा गया वो भी तो यहीं से आया है। ठीक है, तो ये स्थिति आपको समझाने की कोशिश की है, किस तरह से जंग के बीच सब कुछ स्थिति बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार ये सारी जंग की स्थिति को बिल्कुल कुछ शब्दों में समझने की कोशिश होगी ब्रेक के बाद।